हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। ठीक है, या उसको हम लोग मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और दूसरा क्वांटिटी हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, ये बिल्कुल नया जो है टेक्निकल टर्म्स हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, क्या क्या नाम बताएं? मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ठीक है, उसी के साथ हम लोग ससेप्टिबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक है, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी पढ़ेंगे। ये सब हम लोग को जानना है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 3 तरह का सब्सटेंस होता है, डाया, पैरा, फेरो। ठीक है, तो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टेक्निकल टर्म की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसको पढ़ने के पहले थोड़ा हम लोग को बेस इसका बनाना होगा, थोड़ा हम लोग कुछ समझना होगा। तो कुछ हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद वो समझ में आएगा। उसका डिफिनीशन बस एक लाइन का ही डिफिनीशन सबका है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा हम लोग इसको समझ लेते हैं। ये सब जो बेसिक बातें हैं इसको हम लोग जान लेंगे तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। और इसके बाद डाया, पैरा, फेरो, ये सब ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखो, कोई भी हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि मैटर में, किसी पदार्थ में मैग्नेटिज्म क्यों होता है। ठीक है, किसी पदार्थ में मैग्नेटिज्म क्यों होता है, इसके बारे में हम पहले भी बात किए थे, है ना। लेकिन आज हम डिटेल में इसको लोग समझेंगे कि किसी पदार्थ में वो मैग्नेट की जैसे क्यों व्यवहार करता है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे पहले भी इसके फर्स्ट सेक्शन में। देखो, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, ठीक है, पहला पॉइंट लिख दे रहे हैं, मतलब ये परीक्षा में पूछेगा, लेकिन इस तरह से लिख के नोट्स में लिख लेना है, ठीक ना। इसको हम समझाते जा रहे हैं। कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ, ठीक है, बना हुआ है किसी एटम्स से बना हुआ है। ठीक है, कोई भी पदार्थ बना हुआ है किससे? एटम से। तो एटम में क्या होता है? एटम स्फेरिकल होता है ना। एटम गोल होता है, स्फेरिकल होता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो उसको चक्कर लगाता है ना, ये ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल मोशन कहेंगे इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिटल मोशन, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ऑर्बिटल मोशन जो होता है इलेक्ट्रॉन का, इसके कारण क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाएगा, चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है, तो उससे करंट बने। जब चार्ज पार्टिकल चक्कर लगा रहा है तो करंट बनता है, करंट का लूप बन जाएगा, करंट लूप बनेगा। और जब करंट होगा, इलेक्ट्रिक करंट होगा, विद्युत धारा होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड भी तो कंस्टिट्यूट करेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी तो होगा, है ना। यही चीज हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े थे कि कोई एटम है, एटम में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, चार्ज चक्कर लगा रहा है, तो करंट होगा, और जब करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक लूप बना रहा है, मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी तो होगा। मैग्नेटिक मूवमेंट बराबर आई ए होता है। ठीक है, करंट गुना एरिया उस लूप का। वही लिखे हुए है, इट कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, ये इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूट करेगा। नाउ दिस करंट लूप, ये जो करंट लूप है, ये बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डायपोल। बताया जाए कि कोई भी करंट लूप मैग्नेटिक डायपोल के जैसा बिहेव करता है। मतलब कोई लूप है तो उसमें नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से भी इसको हम एक्सप्लेन किए थे। ठीक है, और मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है आई ए, ठीक है, आई ए होता है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन भी बताए थे। डायरेक्शन कैसा होता है? मान लो करंट, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सपोज इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, चक्कर लगा रहा है,
तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट में हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की गति के अपोजिट में होता है करंट का डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। तो करंट हम लोग देख रहे हैं कि क्लॉकवाइज, ऊपर से देखने से लग रहा है क्लॉकवाइज करंट निकल रहा है। तो करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज यदि रहे तो आर होगा, उसको हम लोग साउथ पोल बोलते थे। और इसका अपोजिट केस कैसा हो जाएगा, ऊपर से यदि साउथ पोल है तो नीचे नॉर्थ पोल हो जाएगा। मतलब ये जो तुम्हारा लूप है ये आइडेंटिकल है, किसके आइडेंटिकल है, एक मैग्नेटिक डायपोल के समतुल्य है, जिसमें साउथ पोल ऊपर नॉर्थ पोल नीचे। साउथ पोल क्यों ऊपर, क्योंकि क्लॉकवाइज करंट है तो साउथ पोल होता है, जब एक साइड साउथ पोल होता है दूसरे साइड नॉर्थ पोल होता है। ये सब बताया गया है, ठीक है। फिर से उसको हम लोग रिविजन करते जा रहे हैं। अब क्या है कि किसी एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, किसी एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, वो मैग्नेटिक मूवमेंट किस कारण से होता है। पहला तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन के कारण होता है, अभी जो मोशन कर रहा था। दूसरा, इलेक्ट्रॉन केवल ऑर्बिटल मोशन ही नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन जो है अपने जगह पर स्पिन भी करता है, ठीक है, वो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है और स्पिन भी करता है। तो लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, है ना, प्लस हाफ माइनस हाफ से जो दिखाते हैं, ठीक है। तो स्पिन हम लोग पृथ्वी भी तो करता है, पृथ्वी भी अपनी जगह पर स्पिन करती है, और उस स्पिन के कारण क्या होता है, दिन रात होता है, और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है, इसके कारण जो क्या होता है, मौसम चेंज होता है ना। तो जैसे पृथ्वी का गति है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी गति है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन में मैग्नेटिक मूवमेंट जो एसोसिएट होगा किसी एटम में, वो किसके कारण होगा, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होगा। लेकिन ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, मतलब ये ज्यादा मात्रा में, मतलब यदि कोई एटम का मैग्नेटिक मूवमेंट सपोज दिया हुआ 2.2 है ना, सपोज दिया हुआ 2.2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, तो उसमें जो मेजर पोर्शन होगा मतलब 2 होगा, है ना, वो समझो कि इसके कारण होगा, ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। ये मेजर पोर्शन है, ठीक ना। क्या चीज का मेजर पोर्शन है, मेजर कंट्रीब्यूटिंग मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक ना, ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर, ठीक है। मतलब एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो 3 बातों पर निर्भर करता है। 2 बात है लिखा हुआ है, एक ऑर्बिटल मोशन हो गया, इसका ज्यादा योगदान है, मेजर कंट्रीब्यूशन है इसका, ठीक है। दूसरा है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एसोसिएटेड विथ स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है तो उसके कारण भी एंगुलर मोमेंटम एसोसिएट होता है, उसके कारण भी होगा कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट। और एक होता है न्यूक्लियस के कारण भी, जो है न्यूक्लियस के कारण भी, तीसरा नंबर में मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएटेड विथ द न्यूक्लियस, है ना, इसके कारण भी होता है। क्योंकि एटम मोशन में होता है, तो जब मोशन में न्यूक्लियस के मोशन में आएगा, और न्यूक्लियस मोशन में आएगा तो उसका मोमेंटम होगा, और मोमेंटम जब होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा, ठीक है। लेकिन जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और न्यूक्लियस के कारण जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, ये हम लोग को पढ़ना नहीं है, हम लोग को पहला नंबर केवल जानना, ठीक है। ये कहां पढ़ना है, तो ये आगे क्लास में क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ना है, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स हम लोग के आईएससी में भी है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, 7 चैप्टर 8 चैप्टर, ठीक है, ये सब जो है क्वांटम मैकेनिक्स, लेकिन थोड़ा सा है। और बीएससी में जो है ज्यादा पढ़ना है, तो क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट है, हम लोग केवल जानेंगे ऑर्बिटल मोशन। तो एंगुलर मोमेंटम जो है, मतलब कि मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है किसी एटम का, वो 3 चीज से एसोसिएट होता है, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल मोशन से, इलेक्ट्रॉन की स्पिन से, ठीक है, न्यूक्लियस के कारण।
तो न्यूक्लियस और स्पिन वाला हम लोग क्वांटम में पढ़ते हैं, आगे क्लास में पढ़ते हैं। अभी क्या पढ़ना है, ऑर्बिटल मोशन की तरफ, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या है। तो तीसरा नंबर पॉइंट है, जैसे कोई एटम, ठीक है, तो एटम में हम लोग पढ़े कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है, ठीक है। एटम में मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होता है। अब क्या है कि एटम्स से मिल करके मैटर बनता है, पदार्थ बनता है, ठीक है। पहले एटम के देखते हैं। तो कहता है कि नेट मैग्नेटिक मूवमेंट किसी एटम का जो है इज ड्यू टू मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स। जैसे उधर जो लोग बात कर रहे थे दूसरा नंबर था, उसमें क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन का बात की, तो किसी एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, है ना। सोडियम है तो सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन है तो उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम है तो 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन है तो 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कोई एटम का बात कर रहे हैं। सबसे पहले बताया कि मैटर एटम से बना होता है, फिर एटम में हम देखे 1 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात की है, लेकिन वहां इलेक्ट्रॉन का संख्या और भी होगा। तो किसी एटम का जो कुल मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो कुल मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी के मैग्नेटिक मोमेंट के सम के बराबर होगा। ये ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक मोमेंट मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स का मैग्नेटिक मोमेंट को जोड़ देना है वेक्टर के मेथड से, ठीक है। तो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट उसका निकल जाएगा, जिसको बोलेंगे नेट मैग्नेटिक मोमेंट किसका, एटम का, ठीक है। अब देखो कुछ एलिमेंट्स के एटम्स में ऐसा होता है, सम एलिमेंट्स के एटम में ऐसा होता है, क्या होता है कि मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेट्स कैंसल्ड इन पेयर्स। कुछ एलिमेंट्स में ऐसे होते हैं, एलिमेंट्स में कुछ एटम्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है कैंसल हो जाता है। क्यों कैंसल हो जाता होगा, तो जैसे मान लो हीलियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन था 1s2, ठीक ना। तो 1s2 का कॉन्फ़िगरेशन है, इसका मतलब है कि इसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो कैसे है वो अरेंज, एक क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा उसका, ठीक है। एक क्लॉकवाइज है दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। क्लॉक है, ठीक है, और एंटी क्लॉक है, तो उसमें क्या, उसका डायरेक्शन उल्टा ना हो जाएगा। जैसे मान लो कोई क्लॉकवाइज चल रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है, तो करंट इसका आया एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से करंट आया, तो ऊपर कैसा पोल हो गया, एंटी क्लॉकवाइज में ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया, ठीक है ना। दूसरा इलेक्ट्रॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, करंट कैसा हो जाएगा उसका, क्लॉकवाइज हो जाएगा। करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा तो फिर ऊपर साउथ बनेगा, नीचे नॉर्थ बनेगा, ठीक है। तो देखो एक नॉर्थ साउथ है, दूसरा साउथ नॉर्थ, एक दूसरे को कैंसिल कर लेता है, ठीक है। मतलब क्लॉकवाइज चल रहा है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल कर देता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो गया, 0। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट हो गया 0। ऐसा सब में नहीं होता है, ठीक है। यहां पर इस तरह का पेयर मिलेगा, जैसे हीलियम में इस तरह का मिला, ठीक है। तो इस तरह के सबस्टांस को, है ना, अभी सिंपल में बता रहे हैं, इस तरह के सबस्टांस को डायामैग्नेटिक सबस्टांस बोलते हैं। किस तरह के सबस्टांस, हीलियम जैसा सबस्टांस, जहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट जो है प्रत्येक एटम का क्या हुआ, कैंसिल हो गया। डायमैग्नेटिक सबस्टांस, इस तरह के सबस्टांस को हम लोग बोलते हैं, इस तरह के मैटर को, जिसमें क्या होता है, एटम का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो इलेक्ट्रॉन के द्वारा एसोसिएट हो रहा था, वो सब कैंसिल हो गया। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, बट इन एटम्स ऑफ सम एलिमेंट्स उसमें क्या होता है कि कैंसल नहीं होता है ना। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डू नॉट कैंसल नहीं होता है।
कैंसिल किसमें नहीं होगा? जैसे उसमें क्या होगा, एटम्स में कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, अनपेयर्ड होंगे। पेयर्ड यदि इलेक्ट्रॉन है तभी ना कैंसिल हुआ, एक क्लॉक दूसरा एंटी क्लॉक, है ना। लेकिन मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब रहेगा, ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह का जो सबस्टांस होता है वो दो कैटेगरी में पड़ता है, दो कैटेगरी में। एक को बोलते हैं पैरामैग्नेटिक, दूसरे को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जैसे इसको बोलते हैं डायमैग्नेटिक, जिसमें क्या हुआ, मैग्नेटिक मोमेंट प्रत्येक एटम का 0 हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट प्रत्येक एटम का 0 हो गया। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास था मैग्नेटिक मोमेंट, घूम रहा था अपना, लेकिन सब कैंसिल होकर 0 हो गया। और इसमें क्या हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ। तो यहां से दो कैटेगरी निकल के आता है, एक को बोलते हैं हम लोग पारामैग्नेटिक और दूसरे को बोलते हैं हम लोग फेरोमैग्नेटिक। ये सब शॉर्ट में ही क्यों समझा रहे हैं इसको, अभी ये चीज हमको नहीं पढ़ना, ये परीक्षा में पूछेगा, लेकिन इसको लिख लेना है नोट्स में, पैरा और फेरो, ठीक है। ये दोनों जो है, जो पैरामैग्नेटिक होगा, फेरोमैग्नेटिक होगा, एग्जांपल भी लिखाएंगे हम, है ना, जब पढ़ेंगे स्पेशली इसको। तो अभी पैरा फेरो हम लोग को नहीं पढ़ना, अभी हम लोग दूसरे जगह जा रहे हैं। हम लोग को पढ़ना क्या बताया शुरू में, हम लोग को पढ़ना है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक इंटेंसिटी, उस ओर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फेरो में क्या होगा, ज्यादा मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। पैरा में क्या होता है, कम मात्रा में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। मतलब ये मैग्नेटिक ज्यादा शो करेगा, ज्यादा में बहुत ज्यादा शो करेगा, और पैरामैग्नेटिक जो है, पैरामैग्नेटिक सबस्टांस जो है, ये कम मैग्नेटिक में शो करेगा, ठीक है। और तो कुछ एलिमेंट्स में इस तरह से है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैंसिल नहीं हुआ, तो उसके जो एटम्स हैं, उस एलिमेंट का जो एटम्स है, उसको हम लोग ट्रीट करेंगे, उसको मानेंगे कि वो एटॉमिक डायपोल है ना। मतलब पैरामैग्नेटिक सबस्टांस, ठीक है, का बहुत सारा एग्जांपल मिलेगा। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टांस के जितने एग्जांपल होंगे वो सब एटम से बने होंगे, तो उसका जो एटम है उसको हम लोग मान के चलेंगे एटॉमिक डायपोल, एटम को मान के चलेंगे एटॉमिक डायपोल, ठीक है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे फेरोमैग्नेटिक के अंतर्गत, है ना, तो उसका जो एटम्स होगा उसको मान के चलेंगे कि एटॉमिक डायपोल है ना, एटॉमिक डायपोल। ये एटॉमिक डायपोल नहीं था क्योंकि वो कैंसिल हो गया बहुत सारा, है ना। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक को हम मान के चलेंगे कि एटॉमिक डायपोल्स से ये मिलके बना हुआ है। एटॉमिक डायपोल है तो उसका डायपोल मोमेंट होगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग जानते हैं, और इसका फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला होता है M बराबर IA, ठीक है। ठीक है, अब थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं इसको। जैसे हम लोग ले लिए मैटर का एक स्पेसिमेन ले लिए, है ना, एक नमूना ले लिए, मतलब थोड़ा सा मैटर ले लिए कोई चीज का, है ना। कौन सा मैटर लेना है, वही पारा का या फेरो का, पैरा का या फेरो का, है ना। डाया का नहीं ले रहे, क्योंकि डाया उसी समय क्या होगा कि उसमें कोई डायपोल नहीं है ऐसा मान कर लोग चले। लेकिन पैरा का और फेरो का, इसका एक सबस्टांस का हम लोग थोड़ा सा नमूना लेते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक मतलब उसका नमूना लेते हैं। मान लो इतना एक आयरन का टुकड़ा ले लिए, कोबाल्ट ले लिए, कुछ ऐसा ले लिए, ठीक ना, उदाहरण हम बताएंगे। तो जब हम लोग मैटर का एक छोटा सा नमूना लिए तो उसमें बहुत सारा करोड़ ऑफ एटम्स हो गए, ठीक है। ये नमूना है, इसके अंदर बहुत सारा एटम होगा, ठीक। अच्छा, जो एटम्स होगा पैरा का फेरो का, उस एटम को हम बोले कि उसको डायपोल मानना है, ठीक ना, उसको डायपोल मानना है। मतलब डायपोल है, डायपोल मोमेंट वो एसोसिएट करेगा, हर एटम के पास डायपोल मोमेंट होगा। पैरा का फेरो का हम नमूना लिए हुए, तो देखो। अच्छा, दूसरा एक चीज और कि जो एटम्स होगा उसका, कोई भी सबस्टांस का एटम जो हम लेंगे वो एटम रैंडम मोशन में होता है, ठीक है ना। एटम क्या होता है, रैंडम मोशन में होता है। तो
ये जो एटम्स वगैरह सारा है यहाँ पर, ये सब मोशन में है, ठीक है। सबका डायपोल मूवमेंट होगा, तो सबका डायपोल मूवमेंट का जो दिशा होगा वो देखो, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है। क्यों ऐसा है? ऐसा क्यों है? क्योंकि वो एटम्स क्या है, रैंडम मोशन में, ठीक है। ठीक है, रैंडम मोशन में सर डायपोल मूवमेंट इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, बहुत सारे एटम्स है यहाँ पर, ठीक है। अब यदि हम लोग इसमें एक वॉल्यूम हम यहां ले लेते हैं, ठीक है, एक वॉल्यूम लेते हैं, छोटा सा वॉल्यूम लेते हैं, 1 मिलीमीटर क्यूब का वॉल्यूम ले लेते हैं, 1 क्यूबिक मिलीमीटर का वॉल्यूम ले लेते हैं, जो सब्सटेंस का हम सिलेक्शन किए हुए हैं। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर बहुत सारे एटम्स होंगे, ठीक है ना। 3-4 हम लोग दिखा रहे हैं कि बहुत सारे एटम्स होगा। कितना? जैसे लोग मोल कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, तो इतना छोटा स्पेस में बहुत सारा होगा, मतलब कि लगभग 10 का पावर 20 एटम्स होगा, इतना ज्यादा। 1 मिलीमीटर क्यूब यदि हम वॉल्यूम लेते हैं तो उसमें 10 का पावर 20 एटम्स होंगे। 10 का पावर 20 एटम्स का मतलब 10 का पावर 20 एटॉमिक डायपोल्स होंगे वहां, है ना। 10 का पावर 20 एटॉमिक डायपोल्स होंगे, इतना छोटा स्पेस में, और सब रेंडमली अरेंज है ना। ये इधर है, वो उधर है, ये इधर है, इस तरह से है। तो जब रेंडमली अरेंज रहता है तो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसी टाइप से कुछ पढ़े थे, जब हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ रहे थे। तो जब रेंडमली अरेंज है इस तरह से, तो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट इसका 0 हो जाएगा, इतना छोटा वॉल्यूम का है ना। क्यों? सब जैसे तैसे अपना अरेंज है। एक डायरेक्शन में जब अरेंज रहता है तभी कुछ नेट मिलता है ना। इलेक्ट्रिक करंट में हम लोग ऐसा पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन जब एक डायरेक्शन में चलना शुरू कर दिया था तो बोलते थे कि करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है, और जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर रैंडम मोशन में था तो करंट कंस्टिट्यूट नहीं होता था। उसी तरह यहां भी डायपोल मूवमेंट है, लेकिन सब इधर उधर भटका हुआ है, ठीक है, रैंडमली अरेंज है। तो यहाँ का इतना दूर का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट इसका क्या हो गया, 0 हो गया। एम का मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया, ठीक है। देखो, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो था वो शुरू में ही फेल हो गया, एटॉमिक लेवल में फेल हो गया, मतलब एटम का डायपोल मूवमेंट था ही नहीं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले शुरू में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे कि इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट एसोसिएट करता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन जब अपोजिट में घूमने लगा तो मैग्नेटिक मूवमेंट 0 हो गया, है ना। डायमैग्नेटिक में 0 हो गया था, लेकिन फेरोल पारा में 0 नहीं हुआ था प्रत्येक एटम का, ठीक ना। और जब एटम से हम आगे बढ़े, है ना, एटम्स का एक समूह ले लिए हैं, तो एटम का समूह ले लिए तो ये भी फेल कर गया। क्या चीज फेल कर गया कि मैग्नेटिक मूवमेंट इसका भी 0 हो गया, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं मिला, ठीक ना। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है उसका नेट मैग्नेटिक मूवमेंट 0 होता है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अब मैग्नेटिक फील्ड में उस तरह के सब्सटेंस को हम रखते हैं। इस तरह का जो सब्सटेंस है ये पैरामैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। ये जो सब्सटेंस है पैरा वाला या फेरो वाला, इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग रखने जा रहे हैं कहां पर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मतलब आयरन को, कोबाल्ट को, इस तरह के जो सब्सटेंस कुछ हम ले रहे हैं इसको एक मैग्नेट के बगल में रख देते हैं, ठीक है, मैग्नेट के बगल में रख देते हैं। तो क्या होगा, क्योंकि ये सब प्रत्येक एटम एक मैग्नेटिक डायपोल और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखने जा रहे हैं। तो बस हम लोग पढ़े थे कि जब कोई मैग्नेटिक डायपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उस पर टॉर्क लगता था, टॉर्क बराबर एम बी साइन थीटा, एम क्रॉस बी लगता था, है ना, टॉर्क लगता था उस पर। तो ये सब जो मैग्नेटिक डायपोल है इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है। और टॉर्क लगने के बाद क्या होगा कि वो जितने भी मैग्नेटिक डायपोल है सब अरेंज हो जाएगा, ठीक है, सब एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि टॉर्क लगेगा जब, तो जैसे टॉर्क कैसे लगता था, आधो कैसे करके पढ़े थे हम लोग, ये एस यहां रहता था, एन रहता था, है ना, यहां मैग्नेटिक फील्ड से दिखाए थे। तो टॉर्क का डायरेक्शन एम क्रॉस बी होता था, तो क्लॉक वाइज से टॉर्क लगता था, है ना। तो ऐसे करके यदि डायपोल होगा जो ऐसे करके होगा तो उसको सीधा कर देगा ऐसे, और आज होगा इस तरह से सीधा जब हो जाता था तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में आता था, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में सब आना चाहता है, स्टेबल में आता था, स्थिर में, ठीक है।
तो यहाँ पर जितने भी मैग्नेटिक डायपोल दिख रहा है इधर उधर भटक रहा है, सब इस डायरेक्शन में सब क्या होगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सभी अरेंज उस तरह से पूरा पूरा नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो सबस्टांस है, ठीक है, इसका कुछ अपना टेम्परेचर है, उसके पास एक एनर्जी है, थर्मल एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो उस एनर्जी के कारण भी जो है ये सब जो एटम्स वगैरह जो हम दिख रहे हैं, जो डायपोल दिख रहा है, वो सब अरेंज नहीं होगा, कुछ थोड़ा मोड़ा इधर उधर बदमाशी करेगा मतलब सब इस डायरेक्शन में अरेंज नहीं होगा, है ना। जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते क्या, सब बच्चा शांत रहता है अधिकांश, है ना, लेकिन दो चार क्या करता है, हल्ला करता है। तो उसी तरह से सब अरेंज हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, वो इधर उधर भटकेगा वो। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उसके पास थर्मल एनर्जी है। ठीक है, लेकिन फिर भी मोटा मोटे अरेंज हो जाएगी डायरेक्शन में। और एप्लीकेशन ऑफ एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, है ना, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए तो क्या हुआ, टॉर्क एक्ट्स ऑन मैग्नेटिक डायपोल पर टॉर्क लगने लगेगा। मैग्नेटिक डायपोल मतलब एटम पर टॉर्क लगने लगेगा। किसका एटम? पारा का डायपोल। एंड दिस टॉर्क अलाइंस डायपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, और उसको क्या करता है, एक्सटर्नल फील्ड में अलाइन करता है। अलाइन करने का मतलब हुआ कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है उसी दिशा में डायपोल को अरेंज कर देगा, है ना, डायपोल को उसी डायरेक्शन में अरेंज कर देगा। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक, है ना, छोटा सा टॉपिक है, वो अभी तक नहीं आया है, अभी तक हम लोग इसका बेस बना रहे हैं, है ना। देखो मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं, ठीक है, ये एक सैंपल था, तो सब अरेंज हो गया मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। लेकिन क्या हुआ कि कुछ जो है कुछ अरेंज नहीं भी हुआ है, एक दो दिखाए तो चार, है ना। क्यों नहीं अरेंज हुआ? उसके पास रैंडम मोशन है। ठीक है, तो अब बताओ इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है क्या जीरो होगा? नहीं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। एक वॉल्यूम यहां ले लिया जाए यहाँ पर, ठीक है, इतना बड़ा वॉल्यूम ले लो, तो उस वॉल्यूम में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं हो जाएगा। पहले क्यों जीरो होता था? क्योंकि रैंडमली अरेंज था, जैसे तैसे अरेंज था, एक उधर है एक इधर है, इसमें सब एक डायरेक्शन में लगभग हो गया है ना। तो कुछ मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ मिलेगा, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं मिलेगा, नॉन जीरो मिलेगा, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? अब क्या बोलेंगे हम? अब बोलेंगे कि पैरामैग्नेटिक सबस्टांस या फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस मैग्नेटाइज हो गया, है ना। ये क्या हुआ? ये अब क्या हुआ? मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना, मैग्नेटाइज हो गया। कब मैग्नेटाइज हुआ? पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सबस्टांस कब मैग्नेटाइज होता है? जब उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, तब वो मैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, जैसे आयरन मैग्नेट नहीं है, ठीक है, आयरन एक मैग्नेट नहीं है, लेकिन जब आयरन को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, एक मैग्नेट के बगल में रख देते हैं, तो आयरन क्या होता है? मैग्नेटाइज हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर जो डायपोल्स है, उसके अंदर जो एटम है, एक खास दिशा में क्या होता है? सब अरेंज हो जाता है। ठीक है, मतलब वो मैग्नेटाइज होते हैं। अच्छा, तो बाहर से हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे इस दिशा में? नहीं, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किए थे इस दिशा में। ये सब डायरेक्शन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर से जो लगाए। ठीक है, अच्छा, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, वो बाहर से ज्यादा हो जाएगा। क्यों बाहर से ज्यादा हो जाएगा? क्योंकि जब ये अरेंज हुआ तो एक खुद का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा ना, क्योंकि ये सब डायपोल है, तो डायपोल है तो उसके कारण भी तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर से ज्यादा होगा। मान लो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बी डैश है, तो बी डैश क्या होगा? ज्यादा होगा बी से, बी डैश ज्यादा होगा बी से। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा इसके अंदर। जब कोई सबस्टांस मैग्नेटाइज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है अंदर में सबस्टांस के अंदर, वो बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा हो जाता है, और ये मैग्नेटाइज हो गया। ये बात हम लोग समझ लेंगे। इसका जो अलाइनमेंट है, ठीक है, इसका जो अलाइनमेंट है उसको हम लोग दो तरह से बढ़ा सकते हैं। इस दिशा में जो आ गया है, कुछ इधर आ गया, कुछ इधर चला गया, तो वो ठीक नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा ये अलाइन हो जाए। ठीक है,
मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में आ जाए। उसके लिए दो काम हम लोग कर सकते हैं। पहला काम क्या कर सकते हैं कि टेम्परेचर को घटा देना, ठीक है। टेम्परेचर को घटा देने से रैंडम मोशन कम होगा, थर्मल एनर्जी कम मिलेगा, इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। और दूसरा चीज ये है कि हम लोग एक्सटर्नल जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। ये जो बाहरी एक्सटर्नल फील्ड जो लगा रहे हैं, ये बी जो क्या है, ये एक्सटर्नल फील्ड है, उसको हम लोग ग्रेटर कर देंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगाएंगे, ठीक है। अब एक बात समझ में आया जो कल बताए थे कि कोई मैग्नेट को हम लोग हीट करते हैं तो क्यों अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो देता है, क्योंकि हीट करेंगे थर्मल एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन को मिलेगा, डायपोल को मिलेगा, तो क्या होगा, इधर उधर अरेंज हो जाएगा, ठीक है। सेम डायरेक्शन में अरेंज नहीं रहेगा, अलाइन नहीं रहेगा। देखो ये चीज नोट कर लेना है, वो बताया ये चीज कि नेट मैग्नेटिक फील्ड जो होता है पारा में या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर वो ग्रेटर होता है, किससे, एक्सटर्नल फील्ड से, है ना। मतलब इसके अंदर जो फील्ड आया है बी डैश जो आया है वो बी से बड़ा होगा, बी डैश बड़ा होगा किससे, बी से, ठीक है।